Good morning students, and today we will continue our first chapter of geography, the solar system. Okay, I taught you about planets and sun, and today I will teach you about our other celestial bodies. Okay, apart from the stars, planets and satellites, there are numerous bodies which also move around the sun. Okay, मीन्स ये है कि सैटेलाइट्स, प्लैनेट, स्टार, इनको छोड़ के और भी जो यूनिवर्स में होती है वो सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो क्या करती है, सन को मूव करती है, मतलब उसके चारों तरफ क्या करती है, वो चक्कर लगाती हैं. तो देखते हैं अदर सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में. फर्स्ट है एस्ट्रॉइड्स एंड सेकंड आता है मीटियोरॉइड्स. ओके, फर्स्ट बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक अराउंड द सन. मतलब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, जो रॉक्स के होते हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक. मतलब कि साइंटिस्ट का क्या मानना है कि लगभग लाखों करोड़ों साल पहले क्या हुआ था, जो कुछ प्लैनेट्स थे वो टूट गए थे. टूटने की वजह से, टूटने के बाद क्या हुआ था, उनके जो कुछ रिमेन्स थे वो वहाँ पर बच गए थे, और वही क्या है, वही एस्ट्रॉइड्स हैं. ठीक है, जो क्या होता है, सन की ग्रेविटी की वजह से ये सन के चक्कर लगाते हैं. लेकिन क्या होता है, इनका एक फिक्स ऑर्बिट होता है. ये क्या करते हैं, एक बेल्ट में ही चक्कर लगाते हैं. ये इस बेल्ट से क्या करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं. जिस तरह ये सन होता है, ठीक है, सन के चारों तरफ क्या करता है, प्लैनेट चक्कर लगाते हैं. लेकिन ये क्या करता है, प्लैनेट के बाहर इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, और इसके बाहर भी एक और प्लैनेट होता है. मतलब ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट बना होता है, और ये उसी बेल्ट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. ठीक है, फिर आता है मीटियोरॉइड्स के बारे में. द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन. एस्ट्रॉइड्स में तो क्या होता था, बिग पार्टिकल्स होते थे रॉक्स के, लेकिन मीटियोरॉइड्स में क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. ठीक है, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. द मीटियोरॉइड्स कम नियर द सन एंड ड्रॉप अपॉन इट. ये क्या होता है, ये कई बार क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एंटर कर जाते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एंटर कर जाते हैं, और वहाँ आते आते क्या होता है, फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये जल जाते हैं. मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो अपोजिट में काम करता है. तो जिस तरीके से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, अर्थ से जो एयर होती है ये क्या करते हैं, उस एयर से टकराते हैं, और टकराने की वजह से क्या होता है, ये बर्न अप हो जाते हैं, और बर्न अप होके ये क्या करते हैं, नीचे गिरते हैं, जिसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं. लेकिन इन रियलिटी में क्या होता है, वो स्टार नहीं होते, बल्कि वो पत्थरों के टुकड़े होते हैं. ठीक है, जो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, और हमें वो एक स्टार के रूप में दिखाई देते हैं. लेकिन रियलिटी में वो क्या होते हैं, वो स्टार नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो पत्थर के टुकड़े होते हैं, यानी कि वो मीटियोरॉइड्स होते हैं. ओके, एस्ट्रॉइड्स का मैंने बताया था ये एक बेल्ट के रूप में घूमते हैं, लेकिन जो मीटियोरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेल्ट में नहीं घूमते, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम में ये घूमते हुए रहते हैं. फिर देखो नेक्स्ट टर्न आती है कॉमेट्स की. नेक्स्ट जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज होती है उसमें एक और आती है, वो होती है कॉमेट्स. देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नॉन एज कॉमेट. मतलब कि ये क्या होती है, अदर हेवनली बॉडीज होती है जिसको हम कॉमेट्स बोलते हैं. दे टू मूव अराउंड द सन. और ये भी क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, बट दे फॉलो लॉन्ग एलोंगेटेड ऑर्बिट. लेकिन ये जब चक्कर लगाती है तो ये काफ़ी लंबा समय ले लेती हैं. दे अपीयर एज ब्यूटीफुल शाइनिंग बॉडीज इन द स्काई. और ये बहुत ही सुंदर हमें दिखाई देती हैं. एंड विद द लॉन्ग टेल. और जो ये बॉडीज होती है इनकी क्या होती है, बहुत ही लंबी टेल होती हैं. एज दे हैव लॉन्ग ऑर्बिट दे अपीयर आफ्टर लॉन्ग इंटरवल्स. और जब ये अपने मतलब कि ये जब चक्कर लगाने में काफ़ी लंबा समय ले लेती है, और ये हमें काफ़ी टाइम के बाद में दिखाई देती है. द मोस्ट फेमस कॉमेट इज द हेली कॉमेट्स. और जो मोस्ट फेमस कॉमेट्स है वो कौन सा है, हेली कॉमेट्स है, जो हमें कब दिखाई देता है, लगभग
76 ईयर्स के बाद में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? ये जो हेलिकॉमेट्स होता है वो हमें 76 ईयर्स के बाद में दिखाई देता है। मतलब कि कॉमेट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक कॉमेट्स छोटे होते हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कम समय लेता है, लेकिन जो कुछ एक कॉमेट्स होते हैं वो बड़े होते हैं और वो काफ़ी लंबा टाइम ले लेते हैं। और जो हेली कॉमेट्स है, जो फेमस कॉमेट है, वो लगभग 76 ईयर्स में एक बार ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, और ये हमें लास्ट टाइम कब दिखाई दिया था? लास्ट टाइम हमें ये 1986 में दिखाई दिया था। ओके, और ये अब हमें पूरे 76 ईयर्स के बाद में ही दिखाई देगा, यानी कि 2062 में हमें दिखाई देगा। ये 2062 में अब ये हमें दिखाई देगा। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द अर्थ इन द यूनिवर्स। The earth in the यूनिवर्स। ओके, आवर यूनिवर्स इज वेरी वास्ट। जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है। इट्स नॉट पॉसिबल इवन टू इमेजिन द वास्टनेस ऑफ द स्पेस। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसको इमेजिन भी कर पाए। द यूनिवर्स इज द होल बॉडी ऑफ स्टार, प्लैनेट, गैसेस एंड डस्ट। देयर आर मिलियन ऑफ स्टार एंड स्टार सिस्टम। I told you that in our universe there are many stars and million of star and systems. Okay, these system, the star system called galaxies, और उसको हम क्या बोलते हैं? जो स्टार सिस्टम होता है उसको हम गैलेक्सीज बोलते हैं। Our Earth is also a member of one such galaxy, और हमारी जो अर्थ है वो उस गैलेक्सी का एक मेंबर है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे, यानी कि आकाश गंगा के नाम से बोलते हैं। ओके, इन द वेस्ट यूनिवर्स ऑफ मिलियन ऑफ स्टार आवर अर्थ इज लाइक ए टाइनी डॉट। मतलब कि इतने बड़े यूनिवर्स में जो हमारा अर्थ है वो किस तरह दिखाई देता है? एक डॉट की तरह दिखाई देता है। सम ऑफ दीज स्टार आर सो फार अवे फ्रॉम अस। ठीक है, कुछ एक स्टार है जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। ओके, एंड उनकी जो लाइट है वो हमारे तक आने में लगभग 1000 ईयर्स लग जाते हैं। इज दैट क्लियर? And now next topic is India's space program. Now see the next topic. India's space program. Okay, India's space program began in 1975. इंडिया जो स्पेस प्रोग्राम है वो कब बिगैन हो गया था? 1975 में स्टार्ट हो गया था। ओके, विद द लॉन्चिंग ऑफ आर्यभट्ट। उस टाइम जो फर्स्ट सैटेलाइट है वो लॉन्च हुई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्यभट्ट बोलते हैं। उसका क्या नेम है? आर्यभट्ट। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इनटू स्पेस विद द हेल्प ऑफ रशिया। और उसको स्पेस में रशिया की हेल्प से फर्स्ट टाइम भेजा गया था। देन 2 अदर सैटेलाइट्स, नेमली भास्कर फर्स्ट एंड भास्कर सेकेंड। और उसके बाद में 2 और सैटेलाइट्स बनी, जिसका एक का नेम था भास्कर फर्स्ट और सेकेंड कौन सी थी? भास्कर सेकेंड। वर सेंट इनटू स्पेस इन 1979। मीन्स कि जो आर्यभट्ट जो सैटेलाइट्स थी, आर्यभट्ट थी, उसको 1975 में स्पेस में फर्स्ट टाइम भेजा गया था। उसके बाद में 2 और सैटेलाइट थी। फर्स्ट थी भास्कर फर्स्ट और सेकंड कौन सी थी? भास्कर सेकंड। भास्कर फर्स्ट है उसको तो कब भेजा गया था? 1979 में भेजा गया था। ओके, और जो सेकंड है उसको कब भेजा गया था? 1981 में। 1981 में इंडिया की तरफ से इसको स्पेस में भेजा गया था। ओके, आफ्टर दिस इंडिया विद द हेल्प ऑफ यूएसए लॉन्च्ड इनसैट फर्स्ट ए एंड इनसैट फर्स्ट बी। और उसके बाद में 2 और सैटेलाइट थे।
फर्स्ट थी इनसैट फर्स्ट ए और सेकंड कौन सी थी, इनसैट फर्स्ट बी। और उनको कब भेजा गया था, 1983 में उनको स्पेस में भेजा गया था। और इनसैट फर्स्ट बी है उसको 1983 में भेजा गया था। द लॉन्चिंग ऑफ इनसैट फर्स्ट बी प्रूव क्वाइट सक्सेसफुल, और वो वहाँ जाकर सक्सेसफुल हो चुकी थी। एंड राकेश शर्मा वॉज सेंट इनटू स्पेस अलॉन्ग विथ 2 अदर रशियन कॉस्मोनॉट्स, मतलब कि उसके बाद में राकेश शर्मा उसके जो 2 हेल्पर थे उनको भी स्पेस में फर्स्ट टाइम भेजा गया था। ओके, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन टेलीकम्युनिकेशन। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो बहुत ही अच्छे से प्रूव्ड हो चुकी थी, बहुत ही यूजफुल थी। किस चीज़ के लिए, टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी एंड टीवी रिले एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो किस चीज़ में प्रूफ हुई थी, टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी एंड टीवी रिले एंड ब्रॉडकास्टिंग के सिस्टम में वो प्रूफ हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो चुकी थी। इन अ सिंगल डे इन जून 2016 इसरो लॉन्च 20 सैटेलाइट इनटू स्पेस, मतलब कि 2016 में क्या हुआ था, इसरो ने क्या किया था, 20 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का डिसीजन लिया था। ओके, मोस्ट ऑफ देम फॉरेन। इन 2014 इंडिया स्पेस व्हीकल्स मंगलयान वाज लॉन्च्ड इनटू द ऑर्बिट ऑफ मार्स टू कैरी आउट एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज। और 2014 में क्या हुआ था, स्पेस में एक मंगलयान को भेजने की बात चली थी और उसको वहाँ पर भेजा गया था। किस वजह से भेजा गया था, मंगल मतलब कि जो मार्स है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लाने के लिए, ठीक है। और जो मंगलयान था इसको मतलब उसके मार्स के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगभग, मतलब एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना टाइम लगता था, लगभग 72 आवर 51 सेकेंड लगते थे, ठीक है। और ये जो है लगभग 67 करोड़ किलोमीटर का सफ़र करके ये मंगल ग्रह पर पहुंच चुका था। ओके, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे तक लाने में ये सफल भी हो चुका था। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मंगलयान है वो आज भी मार्स के ऊपर काम कर रहा है, जो हम तक इन्फॉर्मेशन लाने में पूरी तरीके से काम कर रहा है। ओके, now your chapter is complete, so today is your homework that you will find out book work. Okay, find book work and question answer, but first you will read this chapter and then after you will find out book work and question answer. Okay, thank you.